Good afternoon, all of you. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and this is our polity class, right? और फर्स्ट लेक्चर ही हुआ था हमारा, और उसमें जो है प्रेम्बल के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, राइट? और उसके बाद अब कुछ वर्ड्स, कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड्स जो प्रेम्बल के अंदर गिवन है, जो बोल्ड दिए गए हैं, मैंने कल भी आपको पिक्चर में भी ये देखिए दिखाया था कि कुछ ऐसे लेटर हैं जो आपको अलग से मतलब समझना पड़ेगा। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब हम समझ चुके थे। सॉवरन का मतलब हम समझ चुके थे, सॉवरन क्या है। डेमोक्रेटिक का मतलब हम समझ चुके थे, और लास्ट फिर हमने देखा था रिपब्लिक का मतलब, राइट? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये जो दो वर्ड्स हैं, इसको आज हम डिस्कशन करेंगे इसका, राइट? क्योंकि ये जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर आपको दिख रहे हैं, ये बाद में प्रेम्बल में जोड़े गए थे। मतलब ओरिजिनल जो प्रेम्बल था, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन था, उसमें ये ओरिजिनली ये वर्ड्स नहीं थे। तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इनको जो है 1976 में जोड़ा गया था। इसकी हम आज बात करेंगे कि क्यों जोड़ा गया था, क्या इनका मतलब है, वो सब, राइट? तो आगे फिर हम और भी जो वर्ड्स हैं, आज प्रेम्बल को हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो देखिए, लास्ट जो हमने देखा था कल, वो हमने देखा था रिपब्लिक, राइट? रिपब्लिक की चर्चा हम कर रहे थे, और रिपब्लिक के मैंने आपको दो मतलब बताए थे, राइट? दो मतलब बताए थे। पहला मतलब तो ये था कि रिपब्लिक का पहला मतलब तो वो है जो लिमिट करे, किसको? लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इसका सीधा सा मतलब अगर मैं जानने की कोशिश करूं, तो इसका ये मतलब है कि हमने जो है गवर्नमेंट को चुन के भेज दिया है, राइट? अब गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे क्या ले रही है? डिसीजन ले रही है। क्या ये कोई भी डिसीजन ले सकती है? नहीं, ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ये उस दायरे के अंदर ही डिसीजन लेगी जो लॉ इनको परमिट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको पावर दे रहा है, राइट? जितनी इनकी पावर है उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन यहां पे ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि इस रिपब्लिक की इसी व्यू पे लेके इसको बोला जाता है लेक्स रेक्स, लेक्स रेक्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कि जो लॉ है, लॉ इज द किंग, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। ये मतलब आप समझ लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो लॉ है वो किंग है, किसका? बाकी सभी किंग्स का, राइट? तो यहां पे किंग एक तरह से हमारी गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला रही है, राइट? उसके ऊपर भी कौन है? यहां पे लॉ है। उसके ऊपर भी कौन है? लॉ है। तो ये आपको फर्स्ट व्यू इसका समझ में आ गया होगा, राइट? इसका दूसरा मतलब जो आपको काफी बार बुक में देखने को मिलेगा, दैट इज द रूल ऑफ लॉ। इसको ये मतलब भी आप निकाल सकते हैं, रूल ऑफ लॉ। मतलब किसका रूल है एक्चुअल में? लॉ का, राइट? या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रधानता, राइट? ये भी आप इसे बोल सकते हैं। और सेकंड व्यू जो था, सेकंड व्यू मैंने इसके बारे में आपको बताया था, राइट? सेकंड व्यू ये है कि रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं हम लोग गणराज्य, गणराज्य, राइट? रिपब्लिक जो भी कंट्री होगी उसको हम गणराज्य बोलते हैं हिंदी के अंदर, राइट? तो यहां पे सेकंड व्यू मैंने बताया था कि आपको हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा, राइट? अब जैसे हम ब्रिटेन में अगर देखते हैं, तो इंग्लैंड की जो महारानी है वही क्या है? उनकी हेड है, राइट? वही क्या है? हेड है। और वहां पे एक डायनेस्टी या एक फैमिली को ही ये अवसर मिल रहा है, बाकी कोई भी वहां पे हेड नहीं बन सकता, राइट? तो उसको हम रिपब्लिक नहीं बोलेंगे। जब आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्ट हो रहा है, इलेक्शन जीत के जो है वहां तक पहुंच रहा है, तब हम उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ये इसका सेकेंड व्यू है, राइट? तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने ये भी इसके अंदर बताया था कि भारत के अंदर हर एक ऑफिस, कोई भी पब्लिक ऑफिस है, वो सबके लिए खुला है। कोई भी वहां पे किसी को भी वहां से पहुंचने से रोका नहीं जा सकता है, राइट?
क्योंकि हम किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कि ये आदमी इस ऑफिस में आ सकता है या नहीं आ सकता, मतलब उस ऑफिस में बैठ सकता है, उस चेयर पे बैठ सकता है, राइट। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें, सभी के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप करिए और आप बन सकते हैं। आप प्रेसिडेंट बनना चाहें, आप बन सकते हैं, राइट। कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर नहीं है। तो दैट इज वाई हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, वो क्या है, इलेक्टेड है, राइट। एंड दैट इज वाई इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इंडिया का पूरा नाम क्या है, राइट। तब आपको समझ में भी आ जाएगा इंडिया का पूरा नाम क्या है, राइट। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए कुछ हमारे अब वर्ड्स बचे हुए हैं, तो इसमें अब जो बाद में जो प्रेम्बल के अंदर जो वर्ड्स जोड़े गए थे, एक उनमें से सबसे पहला वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, राइट। ये देखिए, ये रहा यहां पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist एंड सेक्युलर भी यहीं पे दिया हुआ है, राइट। आप देख पा रहे हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समाजवादी। सोशलिस्ट को क्या बोलते हैं, समाजवादी। और सेक्युलर को हमने यहां पे लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, या आप बोल सकते हैं धर्म निरपेक्ष। लेकिन इंडिया में अगर आप हिंदी में जब संविधान की ये उद्देशिका देख रहे हैं, तो यहाँ पे धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए कि सोशलिस्ट वर्ड जो है, सबसे पहली बात जो इसके बारे में आपको जाननी है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी जाती है कि ये वर्ड कब जोड़ा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, राइट, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसको जो है ऐड किया गया था, एडेड थ्रू द 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, राइट। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इन्हें जो है इस वर्ड को यहां पे जोड़ा गया था, किसके अंदर, प्रेम्बल के अंदर, उद्देशिका के अंदर, राइट। आप समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात, अब यहां पे जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है, ये तो हर बच्चे को पता है, लेकिन कल को हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन कर लिया जाए कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि जिससे कि हमें सोशलिस्ट जोड़ना पड़ा, या बी आर अंबेडकर जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्या उनके मन में उस टाइम पे ये वर्ड नहीं आया था कि हम सोशलिस्ट हैं तो मुझे ये वर्ड जोड़ना चाहिए? क्या उन्हें उस वर्ड का उस टाइम पे पता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छे से वाकिफ थे इस वर्ड से भी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वहां पे नहीं जोड़ा। उसके पीछे क्या रीजन थे वो हम डिस्कशन करेंगे। बाद में इसको क्यों जोड़ा गया और उसका क्या पॉलिटिकल या सिग्निफिकेंस है या कुछ ऐसा और कोई इंपॉर्टेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हमारा जो विषय है, व्हाई दिस वर्ड एडेड, व्हाई दिस वर्ड वाज एडेड इन 1976। और ये काम जो किया था, किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने, राइट। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर, और ये सोशलिस्ट वर्ड वहां पे जोड़ा गया। कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। क्या है? प्रेम्बल है, राइट। तो अब देखते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा कि क्यों जोड़ा गया और सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे। देखिएगा कि मैं जब वाई करता हूं, तो अगर हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया था? एनफोर्स कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, कंप्लीटली यहां पे लागू कर दिया गया था इसे। लेकिन उसके अंदर ये वर्ड मिस था। तो क्यों? क्योंकि अगर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अंबेडकर, तो उन्होंने ये वर्ड क्यों नहीं जोड़ा था? तो उनका ये कहना है, इसके पीछे ये रीजन था कि अगर आप 1950 के समय पे, 1950 के समय पे अगर इस वर्ड को हम ऐड कर देते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम ऐड कर देते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसको यहां पे समझा जाता एक दूसरे सेंस में। दूसरे सेंस क्या कहता है
इसको समझा जाता उस टाइम का जो सोशलिज्म था, उस टाइम का जो सोशलिज्म था, समाजवाद था, उसको हम, और बाकी जो दुनिया थी वो उसको समझती मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म उसे समझा जाता। अब ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है क्या, और हमारे आज जो सोशलिज्म है या सोशलिस्ट कंट्री है हमारी, उसमें फर्क क्या है, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं, ठीक है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, देखिए क्या होता है कि हमारे, मान लीजिए कि ये कोई कंट्री है, राइट, और इसके पास है 100 रुपए, इसके पास कितने हैं, मात्र 100 रुपए हैं इस कंट्री के पास। और यहां पे इस ए कंट्री की, मान लीजिए कंट्री कौन है, कंट्री ए है, और इसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, 100 रुपए हैं, राइट। और इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, लेट सपोज कि वो 10 है, 10% है, राइट, 10 ही आदमी है इस कंट्री के अंदर। अब इस एग्जांपल से आप समझिएगा, देखिए मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का मतलब यह है कि जितना इस कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, उसको जो है पूरी पॉपुलेशन में समान रूप से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समान रूप से डिवाइड किया जाएगा, कि इसको भी मान लीजिए 10 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरे को भी 10 ही रुपए मिलने चाहिए, और तीसरे को भी 10 रुपए ही मिलने चाहिए, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, और इन सबको भी 10, राइट। कि जब जो स्टेट के पास जो संसाधन है उनका जो वितरण होगा वो समान रूप से उस देश की जनसंख्या में किया जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। क्या हमारे यहां पे ऐसा है, मेरे को रिसोर्सेज में भागीदारी, अगर आज मैं इंडिया के अंदर देखता हूं तो रिसोर्सेज में मेरी भागीदारी अलग है। लेट सपोज कि आई एम अर्निंग 5,000 पर मंथ, राइट, एंड यू आर अर्निंग 10,000 पर मंथ, someone is earning 20,000 per month, और अंबानी इज अर्निंग 1 करोड़ रुपए पर डे, राइट। आप समझ पा रहे हैं कितनी कितनी इनइक्वालिटी यहां पे आपको पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा सोशलिज्म है। ये क्यों लिया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब, अंबेडकर जी ने जो रीजन दिया इसके पीछे कि अगर हम सोशलिस्ट वर्ड को ऐड करते हैं प्रेम्बल के अंदर, तो इसका यह मतलब समझा जाएगा कि हम जो है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म अपना रहे हैं, जो कि साधारण वर्ड में अगर मैं बोलूं, एक्सट्रीम सोशलिज्म, बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, राइट। तो इससे बचने के लिए उन्होंने इस वर्ड को ऐड नहीं किया, लेकिन कुछ इसके सब वर्ड्स ऐड कर दिए गए थे, अभी हम देखेंगे। देखिए अब हमारा सोशलिज्म समझते हैं, हमारा सोशलिज्म क्या है, राइट। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब हमारा सोशलिज्म क्या है, देखिएगा। अब हमारा जो सोशलिज्म है, इंडियन सोशलिज्म है। इसको हम बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म, इसको हम बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म। अब आइए देखते हैं कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से ये कैसे डिफरेंस, राइट। तो देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहली, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंडियन सोशलिज्म की फर्स्ट क्वालिटी क्या है, आप ये भी बोल सकते हैं कि यहां स्टेट के पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे, जितने भी स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे, उनको हम आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा यहां पे क्या है, बट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेस, राइट। आप समझ गए होंगे। देखिए कि इंडियन सोशलिज्म ये कहता है कि मेरे पास
स्टेट के पास, इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेज है, इनको हम लोग सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर इंडिया में ऐसा होता तो आज मेरा मेरा जो वेल्थ है या जो मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, सेम फाइनेंशियल पोजीशन पे कौन होता? अंबानी भी होता और आप भी होते। हम एक ही पायदान पे खड़े होते दोनों। लेकिन यहां पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट तो अलग अलग किया जा रहा है। किसी को 10 रुपए दिए जा रहे हैं, किसी को 100 रुपए दिए जा रहे हैं, और उसी को किसी से को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। राइट? ये इंडियन सोशलिज्म है, उसकी फर्स्ट क्वालिटी है। सेकंड यहां पे क्या है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट तो इक्वली नहीं किया है, हम मानते हैं, लेकिन हमने जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी गई है कि आप जो है कितना भी रिसोर्सेज में भागीदारी कर सकते हैं, कमा सकते हैं। राइट? अगर मैं एक साइड कंसीडर करता हूं अंबानी को, तो अंबानी जैसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। अगर आप भी अपना काम करके आप भी उतना पैसा कमाना चाहते हैं, यू कैन डू सो। आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है, आप कितने भी रिसोर्सेज कमा सकते हैं। राइट? लेकिन जो एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको जो है अलग से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रिसोर्सेज, ताकि वो भी अपना जीवन यापन पूरा कर पाए। राइट? तो यूरोप या वेस्ट जो सोशलिज्म था, वेस्टर्न सोशलिज्म जो था, ये जो है स्टेट के रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी पॉपुलेशन के अंदर, इसलिए हमने इसको बोला मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। लेकिन हमारा इंडियन सोशलिज्म जो है, वो उसको हम बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म। इसकी दो ही क्वालिटी है कि रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। दूसरा, हाँ, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर्स नहीं बन सकते, आप टीचर नहीं बन सकते, आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, आप एचसीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। जो आपका दिल है आप कर सकते हैं। जितने आप रिसोर्सेज कमाना चाहते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी पड़ी है सामने, आप करिए जितना जो करना चाहते हैं। राइट? आप समझ गए होंगे। सो दिस इज द इंडियन सोशलिज्म। राइट? और दूसरा इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि इसको एक लाइन में अगर हमें बोलना हो, आपको मेंस वगैरह में लिखना हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडिया हैज, ओ सॉरी, इंडिया हैज इट्स ओन, इट्स ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, ऑन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। राइट? भारत का एक अपना मतलब का सोशलिज्म है, एक अपनी खुद की ब्रांड है। राइट? हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में उस टाइम का सोशलिज्म चल रहा था, राइट, उसको हमने एज इट इज कॉपी नहीं किया है। और इसीलिए जो है बी आर अम्बेडकर ने बताया कि मैंने सोशलिस्ट वर्ड को क्यों नहीं ऐड किया आपके इसके अंदर। हाँ, फिर सेकंड रीजन उन्होंने दिया है कि मैंने एक्चुअल में इसको इनडायरेक्टली ऐड किया हुआ है। कैसे किया हुआ है देखिए, आप एक वर्ड को देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैं जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इस लाइन को पढ़िए आप लोग। क्या आप मुझे बताइए, ये हमारे सोशलिज्म को नहीं दिखा रहा है क्या? ये लाइन ये क्या बता रहा है आपको? ये सोशलिज्म नहीं है क्या कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सभी को समान रूप से दी जानी चाहिए? राइट? आप समझ रहे हैं कि कानून की नजर में सभी एक समान है। आपने बहुत बार डायलॉग पढ़ा होगा ये। ठीक है? तो ये किसकी बात कर रहा है? ये स्टेटस की बात कर रहा है। और दूसरी बात जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आप जो प्रोफेशन में जाना चाहें, जितने रिसोर्सेज आप कमाना चाहें, आप कमा सकते हैं। आप काम करिए और कमाइए। राइट? आप अंबानी से भी आगे जा सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। राइट? तो दैट इज वाई बी आर अम्बेडकर यहां पे बोलते हैं कि मैंने जो है सोशलिज्म का जो मतलब था, जो इंडियन सोशलिज्म का मतलब था, वो एक्चुअली इस लाइन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया। राइट? तो अब हमारे पास जो बात आई कि अब इंदिरा गांधी को क्या पड़ी थी कि डालने की। तो अब कई बार ये पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि इस जो सोशलिस्ट वर्ड को 1976 में जो ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट के तहत, क्या इससे कुछ अलग हुआ? ओके, क्या इससे कुछ अलग हुआ? तो नहीं। जो ये वर्ड सोशलिस्ट डाला गया था,
in 1976 by Mrs. गांधी, तो इसका कोई मतलब नहीं था, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, राइट। दिस वाज मियरली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी सिर्फ कि हमने ऐसा कुछ कर दिया है। और उस टाइम पे आपको पता ही है इंडिया में कैसे लोग हैं, उन्हें अभी तक बहुत से ये जो आप पढ़ रहे हैं आज प्रेम्बल, इसके वर्ड्स का आप पूछ के देखिएगा, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब है क्या, राइट। तो इसको चर्चा में लेके आने के लिए ऐसा उन्होंने किया, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस, कोई सिग्निफिकेंस आज के टाइम पे नहीं है, राइट। तो आई होप कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल, यहाँ पे एक बात और मैं कह दूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी इसकी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ऑलरेडी जो है बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जो कि सोशलिस्ट कंट्री दिखाते हैं कि हाँ इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, राइट। तो इसको ऐड करना, दैट वाज मियरली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नथिंग एल्स, राइट। तो आप शायद समझ गए हैं कि सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो अपने सभी लोगों की टेक केयर करेगा, ये समाजवाद का मतलब है। उसी के दो पार्ट, जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जिसको आप बोलते हैं, उसका एक्सट्रीम मतलब यही है, क्योंकि वो एक्सट्रीम है, उसका मतलब यही है कि समान रूप से बटेगा, पूरी पॉपुलेशन में समान रूप से रिसोर्सेज को बांटा जाएगा, ये मार्क्सिस्ट हो गया। हमारा इंडियन सोशलिज्म एक अलग है, जिसमें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी है रिसोर्सेज को गेन करने के लिए, राइट। तो समझ गए आप। इसीलिए जो है बी आर अम्बेडकर ने वहां पे नहीं डाला था। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर, इसको ये देखिए हिंदी में जो है बोला गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, और इसको वैसे इसका मतलब आप सेक्युलर, ओके गलत लिखा गया ये, सॉरी, सेक्युलर, नाउ राइट, ओके। सेक्युलर देखिएगा, सेक्युलर का मतलब जो होता है वो धर्म निरपेक्ष होता है, लेकिन हमारे यहां पे आप देख रहे हैं, हमारी उद्देशिका में, हमारी प्रस्तावना के अंदर जो है पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो इस पंथ का मतलब क्या होता है, इसका मैं बता देता हूं कि सबसे बड़ा जो है वो क्या है, रिलीजन है। रिलीजन के अंदर कुछ सब पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पंथ। पंथ, अब हिंदू धर्म के, हिंदू क्या है, एक रिलीजन है, और हिंदू में ही आप देखेंगे कि कोई जो है लॉर्ड शिवा को पूज रहा है, कोई जो है माता को पूज रहा है, कोई जो है किसी थर्ड, लेट सपोज कि गणेश की पूजा कर रहा है, राइट। तो ऐसे जो है अलग अलग सेक्ट्स बटे हुए हैं। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पंथ को क्या बोलते हैं, सेक्ट्स, राइट। तो ये जो है बटे हुए हैं, और जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये भी आगे जो है सेक्ट्स में बटे हुए हैं। तो हमारे यहां पे धर्म तो ठीक है, तीन, दो तीन ही है, मैं मान गया, लेकिन आगे उनके सेक्ट्स भी बहुत हैं। और कंट्रीज में आप देखेंगे, यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो पूरे यूरोप के अंदर ही आपको सिर्फ क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी मोटे तौर पे, और उनके कोई ज्यादा सब पार्ट्स नहीं है। हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म को भी कंसीडर करेंगे तो बहुत ज्यादा सेक्ट्स निकल के आएंगे, बहुत ज्यादा उसके सब पार्ट्स हैं। तो उनको भी ये दर्शाता है, इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, राइट। इंग्लिश में मतलब उसका यही है, सेक्युलर। तो आइए अब समझते हैं। अब ये जो सेक्युलर वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो सेक्युलर वर्ड आप देख रहे हैं, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, दोनों वर्ड्स को इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और ये काम भी किसने किया था, मिसेस गांधी ने, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है
प्रेम्बल को चेंज किया गया था, कुछ एडिट किया गया था उसके अंदर, तो ये सब डाला गया था, राइट। अब अब देखिए इसको एक कहानी से मैं समझाऊंगा कि क्या है सेक्युलर। कि सेक्युलर का मतलब है ना तो मैं उस धर्म को या मैं सभी धर्मों को, देखिए एक्चुअली में सेक्युलर का मतलब क्या है कि ये जो स्टेट है, ये जो आपका स्टेट है, इसका कोई भी रिलीजन नहीं है, इसका कोई भी अपना धर्म नहीं है। इंडिया में अगर देखेंगे तो ना तो इसका धर्म हिंदू है, ना इसका धर्म मान लीजिए मुस्लिम है, ना इसका धर्म कोई एक्स वाई जेड जो भी है, राइट। कोई भी इसका धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म इसके हैं। थोड़ा सा फर्क है, समझ के देखिएगा। कहने का मतलब कि स्टेट जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, राइट, लेकिन ये सभी धर्मों को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, राइट। इसका अपना कोई भी धर्म नहीं है, राइट। ऑफिशियल में इसका अपना कोई भी धर्म नहीं है, आप समझ जाइए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। तो अब यहां पे अब हम जानते हैं कि ये पहले क्यों नहीं ऐड किया गया, इसके पीछे क्या राज था। तो बी आर अम्बेडकर जो है फिर से यही बात बताते हैं कि अगर मैंने 1950 के टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा संविधान लागू हुआ था, अगर उस टाइम पे मैंने यहां पे सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया होता, तो लोग, जो बाकी कंट्रीज थी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वो इसको क्या समझता, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म समझता, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्ड समझता। अब हमारा सेक्युलर और वो सेक्युलर, क्या फर्क है दोनों में, मतलब सेक्युलरिज्म अलग अलग कैसे है हम दोनों का। जैसे हमने अभी सोशलिस्ट में पढ़ा ना कि उनके मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था, हमारा इंडियन सोशलिज्म था, जिसको हम बोलते थे गांधीयन सोशलिज्म। ऐसे ही सेक्युलरिज्म भी हमारे लिए एक अलग मतलब निकालता था, ना कि हमने वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को एज इट इज फॉलो किया। तो देखिएगा कैसे, देखिए कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, एक तरफ ये जो है, यहां पे ये एक आदमी है जिसको हम बोल रहे हैं हस्बैंड है ये, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास यहां एक औरत है, राइट। ये भी एक औरत है जिसको हम जो है यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये वाइफ है, राइट। ये हस्बैंड है और वाइफ है, राइट। अब इनके बीच में लेट सपोज कि डाइवोर्स हो जाता है, इनके बीच में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो आप मुझे बताइए कि क्या डाइवोर्स के बाद ये जो हस्बैंड है या ये जो वाइफ है, एक दूसरे के बारे में पता करेंगे कि वो आजकल क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है, या क्या किस वजह से कर रही है, राइट। मतलब क्या कंसर्न रहेंगे इनके अपने। हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है कि यहां पे आफ्टर डाइवोर्स की मैं बात कर रहा हूं कि मेरी वाइफ जो होती थी पहले, अब वो क्या कर रही है, वो चाहे जो करे। ना ही वाइफ को कोई कंसर्न है कि जो मेरा हस्बैंड होता था अब वो क्या कर रहा है, राइट। अब इस बात को हम समझते हैं कि कैसे, अब हम समझते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो था उस टाइम पे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो था उसके अंदर क्या चीज था, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि आपका, लेट्स जस्ट ए सेकेंड, जो स्टेट है, एक ये जो स्टेट है, और दूसरी तरफ जो आपका रिलीजियन है, राइट। ये दोनों जो है मिलके क्या करते थे, रूल करते थे। ये दोनों मिलके क्या करते थे, रूल करते थे। स्टेट के अपने कंसर्न थे, रिलीजन के अपने कंसर्न थे, और ये दोनों मिलके क्या करते थे, रूल करते थे। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ जो है पूरी घर को चलाते हैं, पूरे घर को चलाते हैं, वैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में इन द 1950s की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जो है इकट्ठे ये रूल करते थे, स्टेट भी और रिलीजन भी, राइट। अब मेडिवल हिस्ट्री की आसपास की मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक तरह से। और इसके आपको, जब वर्ल्ड की आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, सॉरी,
तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखने को भी मिलेंगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि जो एक चर्च नाम की जगह थी, जो एक चर्च होता था, ये जो है इसकी अपनी एक क्या होती थी, आर्मी होती थी। इसकी अपनी एक आर्मी होती थी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रूल कर रहा है ये भी। तो इसकी भी रिलीजन या चर्च ये अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही है। चर्च का काम क्या है, रिलीजन को बढ़ावा देना, तो इसको मैं एक ही मान के चल रहा हूं। तो कहने का मतलब चर्च की भी उस टाइम पे आर्मी होती थी, क्योंकि इसे भी क्या करना है, साथ ही साथ रूल करना है, राइट। तो अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे क्या होता है कि एक दिन जो क्या होता है यहां पे, ये जो स्टेट और रिलीजन है इसके बीच में डाइवोर्स हो जाता है। ये स्टेट और रिलीजन के बीच में क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ का मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो ये डाइवोर्स हो गया यहां पे, राइट। अब अब मुझे बताइए कि इस स्टेट को क्या इस स्टेट को आफ्टर डाइवोर्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भी स्टेट और रिलीजन दोनों के बीच में, क्या इस स्टेट को रिलीजन के मैटर्स में इंटरफियर करना चाहिए, या इस रिलीजन को स्टेट के मैटर में इंटरफियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बनता ही नहीं है कोई हक, क्योंकि डाइवोर्स हो चुका है। अब अगर रिलीजन में बोला जा रहा है, ये चर्च ये अगर बोल रहा है कि अब से जो है, जो चर्च के अंदर जो फादर है वो सिर्फ मेल ही बन सकते हैं। वो सिर्फ कौन होगा, मेल, या पादरी आप बोल लीजिए, जो होगा उसके अंदर वो सिर्फ कौन होगा, मेल होगा, राइट। या एक स्पेसिफिक एक कास्ट से होगा, राइट। तो ये आप यहां पे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब होना क्या चाहिए एक्चुअल, अगर इंडिया में आप देखते हैं कि अगर मंदिर मस्जिद ने कुछ कर दिया तो हमारा स्टेट दौड़ के आता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने की कोशिश करता है, यहां पे करता है कि नहीं करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म यहां पे वो कुछ नहीं बोलेंगे, भाई कर लो जो करना है। स्टेट यहां पे जो भी करना चाह रहा है, एक्स वाई जेड जो भी ये करना चाह रहा है, रिलीजन बीच में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं ना वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या था। इस एग्जाम्पल से मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि कोई एक दूसरे के मैटर में जो है क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। अब 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 इसके बाद जो है देखिएगा, इसके बाद जो है इंडिया में क्या है। अब इंडिया की बात करते हैं। तो जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, भारत के धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब यह क्या है कि हमारे यहां पे जो जिसको आप स्टेट बोल रहे हो, जिसको आप रिलीजन बोल रहे हो, राइट, इनके बीच में कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है। इनके बीच में नो डाइवोर्स, राइट। उनके डाइवोर्स हो चुका है, हमारे यहां पे स्टेट और रिलीजन के बीच में डाइवोर्स नहीं है, राइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे, बिल्कुल लास्ट कुछ इश्यू चले थे, सबरीमाला टेम्पल, गूगल करिएगा आपको पता चल जाएगा क्या है, राइट। कि कैसे जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा। टेम्पल किसका, रिलीजियस इश्यू है, राइट। स्टेट ने बीच में आके इंटरफियर किया और अलाउ कर दिया। स्टोरी आपको मैं अभी यहां पे नहीं बता सकता लेक्चर के टाइम पे, लेकिन आप सबरीमाला टेम्पल का इश्यू उठा के देख लीजिएगा। वी डू नॉट हैव एनी डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजियन, राइट। आप ये समझ लीजिए, राइट। अब यहां पे क्या है हमारे सॉरी देखिए हमारे यहां पे क्या है कि हम लोग जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, भगवान ऐसे कर देगा,
हम जो है कुछ रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जबकि वो कहीं पे मेंशन नहीं है, फिर भी हम उनको मानते हैं, राइट। तो एक तरह से रिलीजन भी हमें कहीं ना कहीं रूल कर रहा है, राइट, इनडायरेक्टली। लेकिन स्टेट जो है, स्टेट क्यों रूल कर रहा है? बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन है, उसकी पावर वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब हमारे पास बिल्कुल अच्छे से गिवन है, राइट। तो अब यहां पे क्या है, एक बात अगर मैं बोलना चाहूं तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में बात करना चाहूं आपसे, तो इंडिया नीदर हैज अ रिलीजन नॉर इट इज एंटी रिलीजन। इसका मतलब समझ के देखिए कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, राइट। जैसे पाकिस्तान का अगर देखें, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पे आपको पता चलेगा कि स्टेट का एक रिलीजन है। और हमारी कंट्री का नाम क्या है, जो मैंने आपको कमेंट में करने को बोला है, और अनु ने ही मेरे को भेजा है सिर्फ। हमारी कंट्री का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें कहीं भी आपको धर्म दिख रहा है क्या? हाँ, गणराज्य जरूर दिख रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड है। लेकिन वहां पे अलग से आपको इस्लामिक दिख रहा है, राइट। तो हमारा इनकी तरह अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही हम किसी धर्म के खिलाफ है, राइट। आप चाहे हिंदू बनना चाहें बन जाओ भाई, आप चाहे मुस्लिम बनना चाहो बन जाओ, आप क्रिश्चियन बनना चाहो, सिख बनना चाहो, जो आप बनना चाहते हैं, वट एवर द रिलीजन यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये आप समझ लीजिए यहां पे, ये इंडियन सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ पे डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। अगर रिलीजन कुछ गलत करेगा तो स्टेट बीच में आके इंटरफेयर करेगा, राइट। इसका मतलब ये है, इस तरफ हमने जैसे वाइफ को लिया था, अगर वाइफ जो है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पीट रही है बेमतलब, मतलब कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाय द वाइफ, तो हस्बैंड यहां पे आएगा और इसको टोकेगा, राइट। आप समझ गए इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? तो हाँ, हमारे यहां पे जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी एक वर्ड आता है, मैं आपको बता देता हूं वो वर्ड, एम्बिवेलेंस। आपने सुना होगा शायद, एम्बिवेलेंस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये करक नहीं है, फर्क है, राइट। एम्बिवेलेंस का मतलब है कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप जो मर्जी चाहे करते रहो, राइट। तो ये जो फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब इंटरफियर नहीं होगा। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का हो गया, वेस्टर्न वर्ल्ड का हो गया। लेकिन इंडिया की जब बात आए तो हमारे यहां पे एम्बिवेलेंस एक्चुअली में काम नहीं करेगा इस कंटेक्स्ट में। हमारे यहां पे क्या है, वॉचफुल एम्बिवेलेंस है, वॉचफुल एम्बिवेलेंस है। अब ये वॉचफुल एम्बिवेलेंस का मतलब देखिएगा क्या हो गया, कि एक लिमिट तक, एक लिमिट तक आप जो, कौन, रिलीजियन, जो रिलीजन करवाना चाहता है, जैसे करवाना चाहता है, वो एक लिमिट तक करवा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कल को आप धर्म के नाम पे आदमी की बलि देने लग गए, कल को आप धर्म के नाम पे लोगों को शोषण करने लग गए, कल को धर्म के नाम पे आप एंटी नेशनल एक्टिविटी करने लग गए, तब ये जो स्टेट है ये इंटरफेयर करेगा, ये स्टेट जो है उस टाइम पे इंटरफेयर करेगा, राइट। तो हमारे यहां पे एक्चुअली में जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहां पे वॉचफुल एम्बिवेलेंस है, राइट, राइट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म के कंटेक्स्ट में भी इंडिया का एक अपना ब्रांड है, ऑन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म। ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस लाइन पे, अगर वहां पे बैठ के बात करते हैं, अगर छोड़ा जाए तो आपको, ठीक है। तो अब
ओरिजिनल प्रियम्बल में ये सेक्युलर या सेक्युलर वर्ड नहीं था, राइट? तो अब यहां पे क्या था? बी आर अम्बेडकर तो फिर से बोल रहे हैं कि मैंने इनडायरेक्टली सेक्युलर को ऐड नहीं किया ताकि वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ना समझ जाएं। हमारा अपना एक सेक्युलरिज्म है, हमारा एक अपना वे है जिससे हम सेक्युलर हैं। तो क्योंकि वो उस वे में ना समझ जाए, इसलिए बोला कि मैंने तो देखिए पहले ही ऐड किया हुआ है। और क्या ऐड किया हुआ है देखिएगा, ये देखिए, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आप जिसको मानते हैं, जिसमें आपका विश्वास है, जिसको आप पूजना चाहते हैं, वर्शिप। 5 टाइप की जो है लिबर्टी यहां पे दी हुई है। किस किस की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, राइट? मैं दोबारा मिटा देता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये 5 टाइप की लिबर्टी आपको दी गई है। क्या मुझे बताइए कि क्या ये लाइन आपको नहीं कह रही है कि जो आप, जिसको आप मानते हो, जैसे पूजना चाहते हो, जिसको आप जैसे भी चाहते हो, कहने का मतलब जो भी आपका विश्वास है, आप मूर्ति पूजा करना चाहते हो, या आप मेडिटेशन करके भगवान को पूजना चाहते हो, या आप माला फेर के भगवान को पूजना चाहते हो, या आप किसी बलि दे के पूजना चाहते हो, जो आपका मन है आप कर सकते हैं। तो ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। तो यहां पे क्या सेक्युलर वर्ड डालने की अलग से जरूरत थी? बी आर अम्बेडकर ये बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली इस वर्ड को ऐड किए बिना ही इंडियन सेक्युलरिज्म को इस लाइन में लिख दिया है उन्होंने। आप समझ पाए इसको भी अच्छे से, राइट? और जहां तक हम पहले जिस वर्ड को देखा था, सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट यहां पे जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस वर्ड में यहां पे सोशलिस्ट डाल दिया, राइट? तो इस वजह से यहां पे नहीं डाला गया था। आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, राइट? तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब देखिए, एक वर्ड आपके सामने आ सकता है, एक तो आ सकता है फ्रीडम और एक लिबर्टी। आपसे पूछा जा सकता है, कई इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये प्रेम्बल को लेके क्वेश्चन एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो ये दो वर्ड हैं, जबकि इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम लोग इनको, फ्रीडम एंड लिबर्टी। ये अलग अलग है। देखिए, फ्रीडम का एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा अलग कैसे निकलता है कि फ्रीडम एक ऐसी चीज है, समवन अदर ग्रांट्स यू, जो कोई और देता है आपको, अदर ग्रांट यू, राइट? राइट। और लिबर्टी का यहां पे मतलब है, ये आपका इनहेरेंट राइट है, राइट? इसका मतलब कि जब आप पैदा होते हो तो आपको कुछ आजादी ऑटोमेटिकली मिलती है, वो कोई देता नहीं है, होती है आपके पास, राइट? और फ्रीडम का मतलब है कि जैसे यहां पे जो है, कोई और अगर आपको कोई अलग से आजादी देता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीडम, राइट? तो लिबर्टी और फ्रीडम में आप समझ गए होंगे, राइट? तो आप समझ गए यहां तक। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे इसको, राइट? तो अब जो है नेक्स्ट वर्ड, ये लिबर्टी और इक्वालिटी, जस्टिस यहां पे रह गया था। जस्टिस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, और कितने टाइप का है ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये आपको मूल रूप से मिलेगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, कोई इसकी सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है कि जो समझने लायक यहाँ पे वो चीज हो। अब जो है नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जिसको हम बोलते हैं भाईचारा, ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, राइट? भाईचारा। तो अब यहां पे देखिएगा कि क्या बोला गया है फ्रेटर्निटी को लेके, कि जब मैं बोलता हूं फ्रेटर्निटी, तो इसका मतलब क्या है? ब्रदरहुड, राइट? ब्रदरहुड जो है इसका नाम है, इसका मतलब है, सॉरी। तो देखिए अब क्या है कि
क्या एक आदमी जो हरियाणा के अंदर है और एक आदमी, दूसरा आदमी जो एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, क्या ये किसी तरह, क्या ये किसी तरह से किसी रिलेशन में है? कोई भी रिलेशन है इनका? राइट? हो सकता है ये अलग कास्ट से हो, ये अलग स्टेट से है, ये अलग कलर में है, बहुत सी बातें अलग अलग हो, इसका ओरिजिन कुछ और है, इन इसका ये सब बातें कुछ और है। राइट? तो ये किसी तरह से भी रिलेशन में नहीं है एक दूसरे से। लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि फिर भी जो है हम क्या है, आपस में ब्रदर है, भाईचारा है हमारा। कैसे है, इस बात को कैसे देखते हैं हम लोग? कि हमारे पास जो है एक कॉमन चीज है जो हमें बांधे रखती है। एक जो हमारे पास कॉमन थिंग है जो हमें बांधे रखती है, और वो है हमारी नेशनैलिटी। राइट? क्या है सभी? हम इंडियन हैं। हम क्या हैं? इंडियन है। राइट? तो वी आर फ्रेटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर इन अ वे। राइट? आप इस बात को समझिए, वी आर फ्रेटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज वी आर ऑल आर इंडियंस। हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। यही चीज हमें यहां पे क्या है? जोड़ती है। दूसरा यहां पे जो एक कॉमन स्पिरिट है, एक कॉमन स्पिरिट है, वो ये है कि हम जो है यहाँ पे, आपको पता है आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर कि यहाँ पे जो है सिंगल सिटीजनशिप है। राइट? आप कभी भी जब यूएसए जाते हो तो आप ये नहीं बोलते हो मैं हरियाणवी हूं। हरियाणवी का कोई सेंस नहीं है। या मैं जो है मध्य प्रदेश से हूं, कोई सेंस इसका नहीं है। आप एक ही नाम से बाहर जाके बोलते हो मैं इंडियन हूं। हमारे यहाँ पे कैसे सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता। जबकि इसी को अगर आप यूएसए के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे जो है डबल सिटीजनशिप है। डबल। राइट? एक तो उनके अंदर सिटीजनशिप होती है उनकी कंट्री की, नेशन की, और दूसरी होती है स्टेट की। अगर आप जो है न्यूयॉर्क से हैं तो ये भी आपके लिए यहाँ पे, या आप कैलिफोर्निया से हैं तो यहाँ पे वो भी आपकी गिनी जाएगी, उसका एक अलग पासपोर्ट होगा, और इसका जो है एक यूएसए का अलग पासपोर्ट होगा। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणवी हो या एमपी हो, ये किसी भी आपके किसी उसमें नहीं दिया गया है। आपका कोई पासपोर्ट हरियाणा के या एमपी के नाम से नहीं बनेगा अलग से, उसके लिए अलग से नॉर्म्स नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम जो है एक तरह से किस रिलेशन में है? ब्रदरहुड के रिलेशन में है, बिकॉज वी हैव सिंगल सिटीजनशिप एंड वी ऑल आर इंडियंस। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन जो आप देखेंगे इसके अंदर, वो लिखी हुई है कि fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। कोई खास मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब यही निकल के आता है कि जो इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, कि जो एक समान, जो एक समानता जो है इनके पूरे देश के अंदर, उसको भी हमें क्या करना है? एश्योर करना है। और दूसरा यहां पे अपने इंडिविजुअल राइट्स को भी हमें देखना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को देखते हुए हमें देश की गरिमा को बनाए रखना है। हमें अपने इंडिविजुअल डिग्निटी, राइट्स सबको देखते हुए हमें अपने देश की गरिमा को भी क्या करना है? बनाए रखना है। राइट? इतना सा मतलब है। नेक्स्ट जो इसमें जो लाइन आती है वो आती है आपकी, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, और जब भी आप इसको पढ़ें, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। राइट? अब क्या मतलब निकलता है कि ये जो बोलना चाह रहा है, देखिए बहुत छोटा सा मतलब है इसका, इतना बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, कि यहां पे एक डे दिया हुआ है,
या एक डेट मेंशन है, और वो डेट मेंशन क्या है? 26 नवंबर 1949, राइट। ये एक डेट मेंशन है, राइट। इस दिन हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है, इनेक्ट कर लिया है। और हमें एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का मतलब समझिए, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि यही जो संविधान है हमारे द्वारा ही बनाया हुआ, हमने अपने आप पे क्या कर लिया है? लागू कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस डेट को जो है कुछ पार्ट, some parts of the constitution, some parts of the constitution was enforced, sorry, were enforced, but some other was enforced on 26th Jan 1950। कि एक तो कुछ पार्ट तो संविधान के इसी दिन लागू कर दिए थे, और कुछ जो अलग पार्ट था वो हमने 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली क्या कर दिया था? एनफोर्स कर दिया था। और हमने मान लिया था कि अब से ये हमारा संविधान है, इसके अकॉर्डिंग जो है अब सभी चलेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है अब देश को चलाया जाएगा, राइट। हमारा संविधान ऑलमोस्ट यहां पे कंप्लीट हो चुका था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने फुली जो है यहां पे एनफोर्स नहीं किया। इसका एक हिस्टोरिकल रीजन है जिसको आप जानते हो, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, और यहां पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इसका। तो पूर्ण स्वराज की कुछ एक डेट का सिग्निफिकेंस है यहां पे, एक डेट का सिग्निफिकेंस है कि पहली बार जो है हमने हमने यहां पे 26 जनवरी 1930 को, राइट, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिन मनाया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे घोषित किया था जब अंग्रेज हमें रूल कर रहे थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, नॉट रिपब्लिक डे, ध्यान रहे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने इसको बोला था, और हमने एक अपना झंडा जो है रावी नदी के किनारे फहराया था, और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। ये पीपल्स को यूनाइट करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए ये ऐसा किया गया था। हिस्टोरिकल रीजन है। तो ये डेट जो थी 26 जनवरी की, हमारे लिए थोड़ी सी लकी थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। कुछ हिस्टोरिकल आप ये बोल सकते हैं कि कुछ घटना इसके साथ जुड़ी हुई थी, एंड दैट इज वाई हमने जो है 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी को जो है इसे एनफोर्स करना ठीक समझा, एंड दैट इज वाई कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जैन 1950। दैट्स ऑल, राइट। अब इसके बाद जो है, अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहें, अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहें, तो मैं दो कुछ केसेस को डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा वहां पे भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। देखिए, प्रेम्बल से जुड़े कुछ केसेस हैं, केसेस आर रिलेटेड विद प्रेम्बल। बार बार जो है प्रेम्बल का इंटरप्रिटेशन किया गया है, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि क्या प्रेम्बल इसका पार्ट है या नहीं है, राइट। तो अब देखिएगा, सबसे पहला जो केस आता है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं बेरोबारी केस। बेरोबारी केस, राइट। देखिएगा क्या था ये, जब इंडिया को आजादी मिली, इंडिया को जब आजादी मिली, तो इसके एक तरह से तीन टुकड़े किए गए थे, राइट। मेजोरिटी तो दो ही थे, राइट। एक को हमने बोला, इसको बीच वाले को बोला हमने इंडिया, कि एक तो ये इंडिया बन गया, और एक टुकड़ा जो बना वो पाकिस्तान। पाकिस्तान के आगे दो टुकड़े थे, ये इस वाले को बोला जाता है वेस्ट पाकिस्तान, राइट, जो हमारे वेस्ट में है, राजस्थान पंजाब से लगता। और इस वाले टुकड़े को ईस्ट साइड में जो था,
इसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज आप किस नाम से जानते हो? बांग्लादेश, राइट। तो अब यहां पे जो है, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया, इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया। ये केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि क्या था। और यहीं पे इनका जो डिवीजन जो किया था वो मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किया था, कि जहां जहां पे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है उसको क्या बोला जाए, पाकिस्तान बोला जाए। तो एक तो आपके बांग्लादेश के एरिया जो आज है, इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थे, इसलिए इसको ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया। और एक वेस्ट में थे, इसलिए इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। अब ईस्ट पाकिस्तान में ही एक जगह होती थी जिसको बोला गया थाना नंबर 12, और ये जगह थी न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी, राइट। और ये जगह पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल में। आज करंट अगर मतलब देखें तो वेस्ट बंगाल में रह गई थी ये, राइट, न्यू जलपाईगुड़ी। तो यहां इस जगह पे क्या था कि मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम की थी। तो कायदे से अगर देखा जाए तो रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ड्रॉ की गई थी, वो इसी वजह से की गई थी कि कहां कहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है ये पाकिस्तान को दे दो, और कहां कहां पे हिंदू प्लस मुस्लिम मिक्स है वो इंडिया के पास रहेगा। तो जलपाईगुड़ी में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी और कायदे से ये उस जगह से लगती हुई थी, बॉर्डर पे थी, तो ये किसके साथ जानी चाहिए थी? ईस्ट पाकिस्तान के साथ, राइट। लेकिन ये आ गई किसमें? इंडिया में। तो इसके साथ क्या होता है, आप देखिए, इसके साथ क्या होता है कि इसी जलपाईगुड़ी, जो ये रीजन मैं आपको बता रहा हूं, इसी एरिया को बोला जाता है, इस जलपाईगुड़ी के एरिया को ही बोला जाता है बेरुबारी, राइट। अब 1952 में, 1952 में, अब पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट कर देता है, स्टार्टेड डिमांडिंग बेरुबारी। 1952 में पाकिस्तान क्या बोलता है कि ये भाई हमें दे दो, ये एरिया जो है हमें दे दो। तो 1958 में, 1958 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, नेहरू ये एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, ये एक एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं, जिसका नाम है, एग्रीमेंट का अगर नाम आपसे पूछ लिया जाए तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट। नून जो है उनके प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे नून, और ये हमारे थे नेहरू। तो इसको नेहरू नून एग्रीमेंट बोला गया, ये साइन कर देते हैं, राइट। और यहां पे ये बोलते हैं कि आई प्रॉमिस टू सीड माई टेरिटरी टू यू, कि मैं जो है अपनी ये जो टेरिटरी है बेरुबारी, ये मैं आपको दे दूंगा, राइट। और वहां से लौटते हैं जब नेहरू, वहां से जब नेहरू लौटते हैं और पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंट के सामने उनका एक एड्रेस होता है, तो यहां पे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहां पे क्रिटिसाइज किया गया। तो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर उनकी अपोजिशन कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर उनकी अपोजिशन कर रहे थे, तो यहां पे उन्होंने, अपोजिशन ने जो उनके ऊपर मुद्दे उठाए, उन्होंने बोला कि देखिए नेहरू साहब, हमारे पास जो है एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 3 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 3 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है कि आप जो है इस आर्टिकल के तहत ये पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, कि आप जो है एक स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, स्टेट की, नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या आप उसकी इंक्रीज कर सकते हैं बाउंड्री। कोई भी एक स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसकी बाउंड्री को अगर आप बढ़ाना चाहें,
या आप उसकी बाउंड्री को घटाना चाहें, राइट। तो ये काम आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बताइए कि इसके अलावा कौन सा आर्टिकल आपको ये कहता है, कौन सा आर्टिकल आपको ये कहता है कि आप जो है अपनी टेरिटरी जो है किसी और को दे सकते हैं। देयर इज नो आर्टिकल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन which say that you can cede your territory to a foreign country। कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है। तो इसलिए यहां पे नेहरू बोलते हैं, भाई सुनो आप लोग अभी बच्चे हो, तो यहां पे क्या चल रहा है, देखिए यहां पे क्या चल रहा है। ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज और है जो आपको नहीं पता है, जिसका नाम है प्रेम्बल, जिसका नाम है प्रेम्बल। और इस प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि हमारे यहां पे क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, राइट। मैं एक डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री हूं, और मैं ये जो है डिसीजन ले सकता हूं। इसलिए मैंने आपको वो वर्ड्स के मतलब बनाए थे, डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतंत्र, जनतंत्र। मैं ये डिसीजन ले सकता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, अपने कंट्री, अपनी इंडिया के भले के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट मैं ये डिसीजन ले सकता हूं और मैं ये टेरिटरी दे सकता हूं, राइट। ऑब्वियसली बात है, यही मतलब तो अभी तक हमने समझा था। अब यहां पे क्या होता है कि हाँ राइट, तो ये बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि ये जो प्रेम्बल है इजंट अ पार्ट, इजंट इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? कौन? प्रेम्बल। तो जब प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसके अंदर लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम हूं, तो मैं डिसीजन ले सकता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। समझ पा रहे हैं? ओके, तो सभी चुप। अब यहां पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही आदमी जो है हमारी संविधान सभा के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, आगे पता चलेगा आपको। तो ये इस मैटर को रेफर कर देते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देते हैं अंडर आर्टिकल 143। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है एक, आप आगे समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है एक कानूनी सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और उन्होंने ये क्या किया, ये रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो है अपना विचार बताइए कि ये जो प्रेम्बल दिया हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी कि नहीं है। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपना जजमेंट देता है, और 1960 के अंदर ये बोलता है कि प्रेम्बल जो है, कि प्रेम्बल जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा कि पहले बारूगरी केस में क्या बोला गया कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो प्रेम्बल है, ये जो उद्देशिका है, ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि जो बुक आप पढ़ रहे हैं, क्या उसका इंडेक्स भी इसमें मायने रखता है कि नहीं रखता है, ये कहने का मतलब था उनका, राइट। तो यहां पे पहली बार उन्होंने मना कर दिया और बोला कि आपको जो है अब आर्टिकल 3 जो है, या
आप ये बोल सकते हैं कि कुछ संविधान में जो है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट्स करने होंगे, संशोधन करने होंगे, राइट, जिससे कि आप ये टेरिटरी जो है सीड कर सकते हैं पाकिस्तान को। अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपको संविधान में कुछ बदलाव लाने होंगे, कुछ संशोधन करने होंगे। और देखते हुए इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे आपको पता ही है कि नेहरू के टाइम पे फिर पार्लियामेंट में जो है एक एक्ट पास हुआ था जिसको हमने बोला 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 जो है यहाँ पे बनाया गया, और जिससे कि हमने ये जो जलपाईगुड़ी वाली जो जगह थी ये फिर हमने किसको दी, पाकिस्तान को दी, राइट। अब इसके बाद एक केस इसी से रिलेटेड फिर छिड़ जाता है, यहाँ पे एक बहस फिर लग जाती है और उसको हम बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जितने भी एडवोकेट मेरे स्टूडेंट हैं राइट नाउ, दे कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हो सकता है कुछ फ्रेशर्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, हालांकि मैंने कोई कसर रखी नहीं है इसमें। तो देखिएगा यहां पे यही मैटर कि प्रेम्बल जो है, कि प्रेम्बल जो है पार्ट है भी कि नहीं, पार्ट है भी कि नहीं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिस्कशन दोबारा छिड़ जाता है। और इसमें ये जब मैटर जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे एक अचंभे वाली बात बताता है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ओपिनियन को चेंज कर देता है, अपने ओपिनियन को चेंज कर देता है। और यह आप कह सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट overruled the बेरुबारी केस जजमेंट, राइट। उसको बदल देते हैं, जो बारबरी केस में बोला गया था अब जो है, अब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि प्रेम्बल जो है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ गए कि केशवानंदा भारती केस में 1973 शायद, हाँ, तो उस टाइम पे ये क्या बोला गया कि प्रेम्बल जो है हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, नॉट ए पार्ट ओनली, इंटीग्रल पार्ट है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, नहीं बदल सकते, ये भी इन्होंने साथ में ही बोल दिया था, राइट। तो अब बात आती है कि हमें प्रेम्बल कब पढ़ना चाहिए, मतलब हमारे पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, देश के अंदर। तो जब भी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखेंगे, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इसके अंदर दो ही चीजें पाएंगे, या तो बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन है कुछ चीजें, और कुछ चीजें जो है इसके अंदर सब्जेक्टिव है, जो कि आपको क्या करनी पड़ती है, इन्फर करनी पड़ती है कि इसका ये मतलब है, कि ये मतलब है, कि ये मतलब है। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एक पार्टिकुलर जो आर्टिकल है या एक पार्टिकुलर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो ये बात यहां पे हो सकती है। कुछ चीजें क्लियरली है, मैं मानता हूं कि हाँ वो आर्टिकल 14 बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ये सब, राइट, ये पता है कि सभी को इक्वालिटी देनी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव अपने आप में, जिनको हमें समझना पड़ता है कि इसका मतलब ये है, ये है, ये है। तो इसका प्रियम्बल का यहां पे काम आता है कि जब भी आप इस कंफ्यूजन से घिरे हुए हो, देन यू कैन कंसल्ट द प्रियम्बल। तब आप प्रेम्बल को पढ़ सकते हो, और ये प्रेम्बल आपको बता भी देगा कि ये बात ऐसे है या नहीं है, राइट। तो एक तरह से मैं प्रेम्बल को बोल सकता हूं कि दिस इज वर्किंग एज द लाइट हाउस।
लाइट हाउस, लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि जब भी आपको ना दिखे, जब भी आप अंधेरे में हो, तो ये आप इसका सहारा ले सकते हैं। दूसरा, इसी में अगर मैं बोलना चाहूं कि इट डज नॉट, इट डज नॉट गिव यू पावर, ये आपको कोई पावर नहीं देता है प्रेम्बल, बट बट गिव्स यू गाइडेंस, राइट। ये आपको गाइड जरूर करेगा जब भी आप कंफ्यूजन में है। तो कोई भी पावर ये नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आपको क्या दे रहा है, एक तरह से गाइड कर रहा है, राइट। इसी को मैंने एक और नाम से बुलाया था आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को मैंने एक नाम से बुलाया था इंडेक्स ऑफ ए बुक, जिसको आप समझ पा रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्रेम्बल के बारे में। अब लास्ट स्टेटमेंट, अगर यूपीएससी में अगर ऐसा कुछ आ जाए, स्पेशली फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट, एचसीएस में नहीं पूछेंगे ये, कि अगर मैं बोलता हूं, मैं दो वर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपके सामने, आप बताइएगा मुझे कौन सी करेक्ट है, कि प्रेम्बल was the plan, preamble was the plan according to which the Constitution of India was written। और सेकंड स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ये मेरी पहली स्टेटमेंट है और ये सेकंड, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was, या इज कर लीजिए इसको, इज द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बस इतना ही। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। मुझे बताएं, खुद से पूछें, पूरे चैप्टर को समझने के बाद आप खुद से पूछें कि ये प्लान था जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कि ये समरी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन चुका था तो क्या ये समरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पूछिएगा, दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, दोनों गलत है, कैसे है। सो